सिंह चौधरी देश, जाति, वर्ग इन सभी की परिधियों से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत आस्थाओं की परिधियों से ऊपर उठ करके भी हिमालय हमारे लिए एक सम्मान का प्रश्न है और जीवन का प्रश्न है। हिमालय नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम नहीं होंगे, हमारा देश नहीं होगा, जीवन नहीं होगा और हमारा ही देश नहीं बल्कि जैसा कि कहा जाता है कि विश्व का जो पर्यावरण है उसको हिमालय प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो मुझे लगा कि 2013 में जो आपदा आई थी, हम सभी लोग उसके साक्षी हैं और संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र वर्ग का हो, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो, लेकिन एक एक व्यक्ति एक हजार व्यक्ति के बराबर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुई संख्या को देख करके, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे सभी प्रबुद्ध हैं और उच्च चेतना से युक्त हैं। तो इन सभी बातों को रखते हुए अब मैं अपने प्रस्तुतिकरण की ओर आती हूँ, जिसका कि शीर्षक है हिमालयन डिजास्टर्स एंड एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स की हम बात करते हैं तो हम हमेशा अपने आचरण की ओर सबसे पहले ध्यान आकृष्ट करते हैं, अपने आचरण के उन्नयन की बात करते हैं। डिजास्टर्स क्यों होते हैं और डिजास्टर्स जब होते हैं तो वे किन किन चीजों को प्रभावित करते हैं, ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इन्हीं सभी चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की 3 अप्रोचेस को, जिनमें से प्रमुख रूप से है मानव केंद्रित, जैव केंद्रित और तीसरा है इकोसेंट्रिज्म यानी कि पारिस्थितिकी केंद्रित। इन तीनों अप्रोचेस की मैं बात करूंगी क्योंकि एथिक्स हमेशा कहता है, नीतिशास्त्र हमेशा कहता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम हमेशा दूसरे से उम्मीद करते हैं कि नीचे गिरी हुई पॉलीथीन वही उठा करके कूड़ेदान में फेंके, लेकिन हम कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हिमालय के साथ भी यही प्रासंगिक है, हमें अपने आप से प्रारंभ करना होगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो चुना वो हिमालय ही क्यों चुना। आपको याद होगा 2013 में कि बहुत बड़ी एक त्रासदी आई थी और सिर्फ किसी एक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं बल्कि कि पूरे देश से आस्था के लिए जो लोग वहां पर गए थे, विविध भूभागों से गए थे, विश्व के विभिन्न भूभागों से भी लोग वहां पर गए थे और बहुत बड़ी त्रासदी आई। और अभी तक भी ये पता नहीं है कि कितने लोग, एक्यूरेट उनकी संख्या क्या थी, सरकारी आंकड़ों में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन किसी को भी अभी तक ये पता नहीं है कि कितनी वहां पर संख्या थी लोगों की। वे सारे लोग बिना वजह के वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए ये जो पिक्चर्स हैं, आप इसमें देखिए कि केदारनाथ जो है उसके 1950 का चित्र कैसा है और 2012 में केदारनाथ का चित्र कैसा है। आप ये देखिए कि सिर्फ केदारनाथ का वहां पर मंदिर है, उसके अलावा जो प्राकृतिक चीजें हैं वो है। लेकिन वहां पर आप देखिए वो इसमें थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके आगे पीछे पूरे चारों तरफ केदारनाथ का मंदिर तो दिखता ही नहीं था। चारों तरफ बड़े बड़े भवन खड़े हो गए, बड़े बड़े होटल्स खड़े हो गए, रेस्टोरेंट्स खड़े हो गए। उससे हुआ क्या? मौत का सन्नाटा। मौत जो आनी तो निश्चित रूप से सभी को है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से आए तो कोई बात नहीं, अस्वाभाविक मौत हुई और लाखों लोगों की संख्या जो वहां पर उपस्थित थी वो काल के गाल में समा गए। ये देखिए, ये व्यक्ति जो अपनी पत्नी से लिपटा हुआ है, इसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरे जीवन की आखिरी रात होगी। दूसरा चित्र, केदारनाथ के दरवाजे पर बिखरी हुई अनगिनत लाशें।
तीसरा जो चित्र है उसमें आप देख रहे होंगे कि जितने भी लाल निशान उसमें लगाए गए हैं वहां पर सब हर जगह लाशें हैं। उसके बाद देखिए कितनी लाशें बिखरी हुई हैं। ये देखिए, ये रुद्रप्रयाग है। आप में से कई लोग हो सकता है वहां पर गए होंगे और देखिए नदी के किनारे जो नदी का रास्ता था, नदी के रास्ते को रोक करके हमने अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। नदी के लिए जगह छोड़ी ही नहीं, वो कहां से बहेगी। ये देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, आसमानी कहर और जमीन पर प्रलय, ये उसका परिणाम हुआ। रुद्रप्रयाग का पुल आप देख सकते हैं जो जोड़ता है केदारनाथ और बद्रीनाथ। जब जाते हैं हम लोग तो ये दोनों बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ जाने वाली रोड को दोनों को जोड़ता है। ये देखिए जलस्तर नदी का कितने नीचे है, लेकिन जब प्रलय आई थी उसके समय पुल के नीचे जो जल स्तर है वो कितना है। अब ये देखिए सड़कें यहाँ की किस तरीके से विखंडित हो गई थी और किस तरीके से भूस्खलन हो रहा था, और हर सड़क का ये हाल था। तीसरे चित्र में देखिए गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों से हम इतराते हैं कि मैं तो इतने लाख की खरीद लूंगा, मैं तो इतने लाख की खरीद लूंगा, कैसे खिलौनों की तरह बह रही थी। वो बता रही थी कि मानव तुम अभी भी जागो और भौतिक जो तुम्हारा लालच है उसके पीछे मत भागो, एक लिमिट करो, अपने लालच में और अपनी आवश्यकताओं में एक फर्क करो, वो बता रही थी। उसके बाद देखिए जहां मैं रहती हूँ, ये चौथा चित्र उस जगह का है और मैंने अपनी आंखों से देखते हुए करीब 12 घंटे सिर्फ नदी के किनारे बिताए थे। और भारतवर्ष के विविध स्थानों से मेरे पास फोन आते थे और मुझे पूछते थे कि क्या आप सकुशल हैं। ये उस जगह का चित्र है और ये पुल जो है पूरा का पूरा उसमें डूब गया था, जो कि 3-4 दिन तक पानी उसके ऊपर से बहता रहा। मैं साक्षी हूँ उस घटना की और मैं रोई हूँ खून के आंसू। मेरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्यों? क्या वो मेरा नुकसान नहीं था? क्या वो मेरी हानि नहीं थी? निश्चित रूप से वो मेरी भी हानि थी, क्योंकि मैं भी तो हिमालय का एक हिस्सा हूँ, मैं भी तो भारतवर्ष का एक हिस्सा हूँ। और मैं ही नहीं, लाखों लोग जो इस देश में रहते हैं वो उस पर उसी तरीके के खून के आंसू रोए थे। ये देखिए जिन भवनों पर हम इतराते हैं, ये श्रीनगर का एसएसबी है जहां मैं रहती हूँ, श्रीनगर गढ़वाल में। वहां पर बहुत सारे ही विभाग हैं, विश्वविद्यालय हैं, अन्य संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। भाई चंद्रकांत जी वहां पर गए हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि कितना अच्छा शहर है श्रीनगर। और ये देखिए ये किस तरीके से धराशायी हो गए भवन। अब ये देखिए, पता है आपको कि ये जो चित्र हैं ये आजकल के हैं। अभी भी जब वहां पर दोबारा से भवन बनाने शुरू कर दिए गए, सरकार ने खुदाई करवानी शुरू करी, तो आप देखिए किस तरीके से वहां पर हर एक कदम पर हजारों लाशों के जो हैं अस्थि पंजर मिल रहे हैं। कितनी डरा देने वाली तस्वीरें हैं ये। किसी की चूड़ियां बिखरी हुई हैं, किसी के कंगन बिखरे हुए हैं, किसी के कपड़े बिखरे हुए हैं। निश्चित रूप से हिला देने वाली तस्वीरें हैं ये। अब ये देखिए क्या किया हमने, अंधाधुंध वनों का कटान किया, जनसंख्या को हम बढ़ाते रहे, प्रदूषण हम फैलाते रहे और रोज क्लाइमेट चेंज को जपते रहे। किया कुछ नहीं। हजारों लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जंगली जी की तरह होता है जो कि वास्तव में धरातल पर काम करता है। बाकी हम लोग क्या करते हैं, दो चार बार क्लाइमेट चेंज का जप करके और उसका आकलन करके फिर उसे एज इट इज छोड़ देते हैं। क्या हुआ इससे? वनों को हानि हुई और शहर फैले। कंक्रीट के जो भवन थे वो निगलते चले गए, वनों को निगलते चले गए, हमारी प्राकृतिक संपदाओं को। बड़े बड़े डैम बनाए हमने ऊर्जा के लिए। हम में से कितने लोग हैं जो कि कुछ घंटे के लिए एसी के बिना रह सकते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो कुछ घंटे के लिए
बिना गाड़ी के, बिना एसी की गाड़ी में बैठ सकते हैं? निश्चित रूप से बहुत कम।